युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने मनाया बेरोजगार दिवस। बेरोजगारी के मुद्दे पर पकौड़ा बेचकर एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। रोजगार दो, रोजगार दो, नहीं रोजगार दो। बेरोजगार दिवस हैशटैग के साथ ट्वीट करके युवाओं ने पूछा, रोजगार कहां है? युवा बेरोजगार, नौकरी, परीक्षा और रुकी हुई भर्तियों को लेकर हमलावर। CMIE के आंकड़े के मुताबिक भारत की शहरी बेरोजगारी दर 8.32%। CMIE के मुताबिक बेरोजगारी वाले शीर्ष 5 राज्यों में राजस्थान तीसरे स्थान पर। रोजगार के मोर्चे पर सुधार होने की रफ्तार बहुत ही धीमी। रोजगार दो, रोजगार दो। बरसों की बेरोजगारी, किस किस की जिम्मेदारी? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे को एक तरफ युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने बेरोजगार दिवस मनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तो दूसरी तरफ प्रदेश में अलग अलग मांगों को लेकर युवा बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बरसों की बेरोजगारी के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार भरोसे ही बेरोजगारी दूर होगी? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल तैयार है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले प्राइम सवाल। सबसे पहला सवाल, बेरोजगारी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी की समस्या का हल क्या है? और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझा जाए? तो आज इस बेरोजगार दिवस को मनाया गया एनएसयूआई की तरफ से, और तमाम नौकरियों के बैनर भी वहां पर चस्पा थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है, जब चर्चा छिड़ी है, तो क्या सारी नौकरियां केंद्र सरकार के हिस्से में है? क्या उन नौकरियों को दे दिया गया है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल इस समय तैयार है। उपेंद्र यादव है, संरक्षक, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। अभिषेक चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के। राखी राठौड़, बीजेपी प्रवक्ता। एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा उपेंद्र यादव आपसे है। लगातार आप बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में और देश के कई हिस्सों के अंदर बेरोजगारी दिवस मनाया गया है, तो क्या यह बेरोजगारी दिवस केवल केंद्र की नौकरियों के नहीं मिलने पर मनाया गया, या इसमें तमाम तरह की नौकरियां शामिल हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत भी आती हैं? देखो, बेरोजगारी दिवस का जो सवाल है, देश और प्रदेश में जो तमाम भर्तियां रुकी पड़ी है, केंद्र सरकार की आज भी 1,75,000 से ज्यादा भर्तियां रुकी पड़ी है, जिसमें अरबों रुपए पैसे बेरोजगारों से लिया है। तो राजस्थान का सवाल है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी बेरोजगारों को लेकर। प्रदेश के लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे थे। सभी मीडिया की सोशल मीडिया पे चिपके हुए थे कि आज मुख्यमंत्री जी कुछ बड़ा करेंगे, चाहे बाहर राज्य का कोटा कम करने की मांग हो, चाहे एएनएमजी ने 2013 भर्ती हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी भर्ती हो, चाहे रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 की जो विज्ञप्ति जारी करने की मांग हो, स्कूल व्याख्याता, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, तमाम लंबित भर्तियों के साथ नई भर्तियों को लेकर आस लगाए बैठे। लेकिन मीटिंग अचानक कैंसिल होने से बेरोजगार बिल्कुल हताश हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल है जो देश में नेताओं का, हम पूछना चाहते हैं कि जब समय पे चुनाव होते हैं, समय पे यह शपथ लेते हैं, समय पे यह सत्ता में आते हैं, तो बेरोजगारों को रोजगार समय पे क्यों नहीं मिलता? और जब सवाल उठाते हैं बेरोजगार की हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जब चुनाव आते हैं तो अरबों रुपए आप रैलियों में कैसे खर्च करते हैं? वो बेरोजगारों के पैसे, वो हमारे पैसे हैं। अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं, अब से आप तैयारियों में लग गए हो, करोड़ों रुपए रैलियों में खर्च करेंगे। जब बेरोजगार का भविष्य का सवाल आता है, कहते हो कि हमारे पास तो बजट नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे में बेरोजगार अब जाग चुके हैं। उन नेताओं को खुली चेतावनी है कि आने वाले समय में आपने बेरोजगारों की नहीं सुनी, उनके भविष्य की नहीं सुनी, तो आप बेरोजगार होंगे। यही बेरोजगार आपको बेरोजगार करने का काम करेंगे। केंद्र के नेताओं, केंद्र के लिए है या राज्य के लिए भी है? देखो, फिलहाल ये केंद्र सरकार की तमाम भर्तियों के लिए है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा जो निवेदन है, मुझे बेरोजगार संघ नहीं चलाना, आज घोषणा करता हूं, नहीं चलाना। हम मांग करते हैं बेरोजगार आयोग की, जो हम पीड़ा रखे कि पेपर आउट हो रहे, फर्जी लोग पेपर लीक पर करके नहीं पकड़े गए,
फर्जी डिग्री आ रही है। आज हम तरस रहे कि हमारी एग्जाम कब होगी, कब परिणाम आएगा, ठीक है, हमारी बात रख सके, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पूछ सके। हमें बेरोजगार आयोग चाहिए, मुझे बेरोजगार संघ नहीं चला रहा, हम समाप्त करने की कोशिश ठीक है। हमारी बात कहां रखें? उपेन मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। अभिषेक चौधरी, अभिषेक चौधरी हमारे साथ है। अभिषेक, आपने बेरोजगारी दिवस को आज मनाया, 17 सितंबर जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन आता है, आपने कहा कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपको अभिषेक चौधरी ये भी बिल्कुल पता होगा कि प्रदेश के अंदर 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है। राज्य सरकार ने 75,000 पदों पर भर्तियां निकालने की घोषणा बजट में की थी और अभी तक भर्तियों की विज्ञप्तियां तक जारी नहीं की गई है। केवल ऊर्जा विभाग में 90,000 पदों की घोषणा की गई थी। तो अभिषेक, आपका ये बेरोजगारी दिवस केवल केंद्र की नौकरियों के लिए था या राज्य की नौकरियों के लिए भी था? मैं आपके माध्यम से संपूर्ण प्रदेश और देश के जो भी मेरे साथी जो सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जब से राजस्थान में राज्य सरकार कांग्रेस की बनी, उसके बाद से ही लगातार जो केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान की सरकार के साथ रहा, वो आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और तो और जो राजस्थान की सरकार ने जीएसटी के नाम पे जो पैसा इकट्ठा करके दिल्ली भेजा, वो पैसा जो राजस्थान की जनता का, राजस्थान की सरकार के हक का पैसा है, वो पैसा भी केंद्र सरकार वापस नहीं लौटा रही है। जब इस तरह की परिस्थितियां केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सामने खड़ी कर रखी है, मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से जननायक माननीय श्री अशोक गहलोत साहब को, जो इन परिस्थितियों में उनका अनुभव है, जो इस प्रदेश में एक मजबूत सरकार अभी भी चल पा रही है। बाकी जो परिस्थितियां केंद्र सरकार ने लगातार राज्य सरकार के सामने बनाने के प्रयास किए हैं, उन स्थितियों में कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार भंग हो जाती। ठीक है, राखी जी जवाब देंगे आप इसका, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर ये बेरोजगारी दिवस सिर्फ केंद्र के लिए था। उपेन का भी कहना है कि वो फिलहाल राज्य पर बात नहीं करेंगे। अभिषेक चौधरी ने कहा कि केंद्र ने जो रोजगार रोका हुआ है, ये उसके लिए पूरा प्रदर्शन किया गया था। पकौड़े और चाय सिर्फ केंद्र की नौकरियों के लिए थी, राज्य के अंदर जो भर्तियां खाली पड़ी हैं उनके लिए नहीं। नहीं, मुझे लगता है आसिफ जी, राज्य के अंदर जिस तरह की स्थिति 2 साल के अंदर है, इन्होंने, आपने 2019 जुलाई का स्टेटमेंट बताया कि 73,000 भर्तियों की इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, और मैं बताना चाहूंगी फरवरी 20 के अंदर भी इन्होंने 53,000 भर्तियों की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन लगभग 1.25 लाख अनाउंसमेंट होने के बाद भी आज स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार ने अपने पिछले 2 सालों में कोई भी भर्ती नहीं की। कोई जो भी वैकेंसीज थी, जो भी कोई काम हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पाइपलाइन में वर्क्स थे वही सब कंप्लीट हुए। लेकिन आज जिस तरह से अभिषेक जी ने बात जीएसटी की चला दी और कहा कि सौतेला व्यवहार जो है राजस्थान के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मैं अभिषेक जी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको मालूम है कि जीएसटी के लिए जो 2 ऑप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, क्या आपको मालूम है वो क्या ऑप्शंस है? आपने सिर्फ एक रटी रटाई बात याद कर ली कि जीएसटी का पैसा नहीं आया, लेकिन उसका कारण जानने की कभी कोशिश नहीं की। और जो ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, वो ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट क्यों ऑप्ट नहीं कर रही है, वो भी जानने की कोशिश नहीं कर। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभिषेक जी को मालूम ही नहीं है कि 2 ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं। सिर्फ बोलने के लिए आपके एक जो नेता हैं जो विदेश में बैठे रहते हैं, छपा कॉपी पेस्ट करके ट्वीट कर देते हैं और उसी के माध्यम से आप लोग लगातार बोलते रहते हैं, जो बहुत ही गलत है। आप जीएसटी के 2 ऑप्शंस पूछिए, इनसे पूछिए, फिर मैं बताऊंगी आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कभी कंधे से कंधा मिला के नहीं चलती है। नीट जेईई के पेपर में अभिषेक चौधरी थे ना, जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या हुआ? नीट जेईई के प्रोग्राम हो गए ना आराम से। क्या प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन क्या हर काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहराना है? हर काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें करना है? आप ये बताइए आसिफ जी, आज चाइना से 24 कंपनियां आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजस्थान के अंदर एक भी नहीं आई, क्योंकि हमने कोई प्रयास नहीं किया, हमने इस तरह का अनुकूल माहौल नहीं बनाया कि कोई भी इंडस्ट्री यहां पर आके स्टैब्लिश हो सके। और तीसरे सवाल पे जाऊंगी आसिफ जी मैं आपके, कि सरकारी नौकरियां ही नौकरियां नहीं होती, हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि बाकी लोग, बाकी जगह प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जाकर के अपना इनकम कर सके। उपेन, सरकारी नौकरियां रोजगार के दायरे में नहीं आती हैं, रोजगार के और भी बहुत तरीके होते हैं। क्यों मानते हैं आप कि सरकारी नौकरियां जो है वो रोजगार है? क्योंकि जो उन्होंने 2 करोड़ का जो सपना दिखाया था, वो सपना आज बेरोजगार को टूट चुका है। बात सवाल है, एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं तो एक को भी नौकरी मिल जाती है ना, तो
7 पीढ़ी के लिए उस परिवार का भला हो जाता है। तैयारी करता है, ऐसे नहीं कि 10 लोग उसके पीछे भगते हैं, नंबर नहीं आता तो प्राइवेट जॉब करता है। लेकिन सवाल यह है कि भर्ती निकलती है, कभी एग्जाम नहीं होती है, एग्जाम होगी तो परिणाम नहीं आता है, परिणाम आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, कोर्ट में अटक जाएगी और लटक तक रहेंगे बेरोजगार, और फिर कहेंगे पकौड़ा बेचो। तो कहां जाएगा बेरोजगार? आज देश का युवा कहां जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सिस्टम चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो, इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज बेरोजगार इतना दुखी है। 227 एसआई भर्ती 2016 में कम कर दिए गए, इसको व्याख्या था 2018 में जो 14% ईडब्ल्यूएस एमबीसी काटे गए तो उसमें कम कर दिए गए। आज पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की जो घोषणा कर दी वो फाइलों में घूम रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, हम आपके साथ थे, आज भी साथ है, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी बेरोजगार महासंघ से बिल्कुल थक चुका हूं। एसपी मित्तल साहब बना के कुछ करिए। एसपी मित्तल साहब, समस्या बड़ी पुरानी है और बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार आने के बाद में बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा बढ़ा है। कमोबेश हर सरकार के अंदर युवाओं की शिकायत रोजगार को लेकर रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो इस समस्या का हल क्या है? मित्तल साहब। आसिफ जी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमको उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो मौजूदा देश के हालात हैं, चाहे वो राज्य के हालात हो या देश के हालात है, उनमें बेरोजगारों की स्थिति क्या है। हमने देखा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी नौकरियां गई हैं। अभी आज ही जो आंकड़ा आया है उसमें बताया गया कि मई और अगस्त में जो विभिन्न कंपनियों में, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 66 लाख लोगों के रोजगार गए। अब सवाल उठता है कि ये रोजगार है कौन से। हमने अभी देखा कि कोरोना काल में पूरा लॉकडाउन था, चाहे वो टूरिज्म का हो, चाहे वो शिक्षा का हो और या दूसरे क्षेत्रों, उन सब के अंदर बेरोजगारी हुई है। उन सब के अंदर जो लोग काम करते थे वो उन सबको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। सवाल ये है कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मौजूदा कोरोना काल में कर रहे हैं और पिछले 3-4 महीने में जो लॉकडाउन की स्थिति आई उसके संदर्भ में कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच रोजगार को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि आज हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार को लेकर तालमेल का अभाव है। हमने अभी हाल ही में ये देखा कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट जिसमें राजस्थान भी शामिल है, उन्होंने उसके मुताबिक काम नहीं किया। केंद्र सरकार ने यह कहा कि जो शादी समारोह है उसमें 100 लोग से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों ने कहा कि नहीं, हम 100 लोगों का लागू नहीं करेंगे, हम 50 लोगों तक ही सीमित रखेंगे। तो ये जो रोजगार की जो बात है, यदि 100 लोगों को लागू किया जाता तो मैं सोचता हूँ कि जो शादी ब्याह समारोह की जो बात है उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। इसी प्रकार से टूरिज्म की बात है तो टूरिज्म सेक्टर को खोलने के लिए जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की उसको भी राज्यों ने नहीं किया। इसी प्रकार अभी हमने देखा कि नेट और जेईई की परीक्षा को रोकने के लिए देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए और ये कहा कि इन परीक्षाओं को रोक दिया जाए। सवाल ये है कि जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोई तालमेल नहीं करेंगे युवाओं के लिए, तब तक ये संभव नहीं है। यहाँ उपेंद्र यादव बैठे हैं जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे ये बताएं इस बात को कि सवाल ये नहीं है कि सरकार ने कितनी भर्तियों की घोषणा की थी और कितनी नहीं हुई, बल्कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो परीक्षाएं ले ली गई, जो आवेदन ले लिए गए, उन तक के क्या नाम से परिणाम अभी नहीं निकाले हैं। ये उपेंद्र यादव को अच्छी तरह पता है। अभिषेक, बार बार सवाल घूमकर ये आता है और मैंने आपको राजस्थान के अंदर कितनी रिक्तियां वो भी बताई। मैं 2016 के रिट की भी बात करूं तो 927 भर्तियां होनी थी, उसमें अब तक ये स्थिति है कि 56 ही जो है वो भर्तियां की गई हैं। उपेंद्र इस बात को समझते हैं। तो सवाल अभिषेक ये है कि इतना सेलेक्टिव क्यों हुआ जाए? जब रोजगार की बात की जाए तो समग्र तौर पर की जाए या फिर जो है वो यहां जो राजस्थान के अंदर जितने भी पद खाली हैं, जितने वादे किए गए थे या चुनावी घोषणा पत्र के अंदर जो कुछ कहा गया था, अगर उसे छोड़ भी दिया जाए तो जो नियमित भर्तियां होनी थी वहां पर भी जो है वो रिजल्ट बहुत ज्यादा देखेंगे तो सकारात्मक नहीं है। तो अभिषेक, ये तो सुविधा के लिहाज से प्रदर्शन हो गया, विरोध हो गया। पहले तो मैं एक सवाल जो काफ़ी देर से मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था, उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। महोदया ने पूछा नीट और जीएसटी की बात की, तो मैं महोदया को बताना चाहूँगा कि नीट और जेईई के जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं, थोड़ा सा आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कंप्यूटर जब गूगल आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में ऐसे कई सेंटर हैं जहाँ पे 90% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। और अब आई जीएसटी की बात,
तो जब से आपके माननीय श्री मोदी जी ने ये जीएसटी बनाई है, क्या ऑप्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट जब से आपके माननीय श्री मोदी जी ने ये जीएसटी बनाई है, तब से ये हकीकत में चीज क्या है ये उनके अलावा इस देश में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। उन्हें पता है कि ये वास्तव में जीएसटी है क्या। और फिर रही जीएसटी भरने नहीं भरने की बात, लेकिन बस बोले जाना है तो महोदया आप नेता के साथ साथ बड़े व्यापारी हैं, आपने जीएसटीयां भरी है इसलिए आपको ज्यादा नॉलेज है। हम तो किसान के बेटे हैं। अरे हमने हमारे इस जीएसटी से ना तो काम पड़ा और हम तो भगवान चाहे पड़े ही नहीं इससे हमारा काम। ऑप्शन था वो बताइए ना। अब रही सर के सवाल की बात कि ये जो भर्तियां हैं ये दोहरा व्यवहार क्यों, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम छात्रों की युवाओं की मांगों के लिए जितने हम केंद्र सरकार के प्रति हम जवाबदार हैं, उतने ही हम राज्य सरकार के प्रति भी जवाबदार हैं। समय समय पर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई राज्य सरकार को, अरे महोदय जब आप बात कर रहे थे तो हम तो बड़ी तन्मयता से आपकी बात को सुन रहे थे। थोड़ी आप तसल्ली रखिए। आप बिल्कुल सही बोल रही थी ना मैं, इसलिए आप चुप भी बहुत अच्छे लगेंगे, थोड़ी देर तसल्ली रखिए आप। तो मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि हम जितने केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार हैं उतने ही हम लोग राज्य सरकार के प्रति भी जिम्मेदार हैं। समय समय पर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ये मांग उठाती रहती है, जहां कहीं भी हमें जरूरत लगती है जब हम उठाते हैं मांग। और अभी जब कोरोना के बाद हमने लगातार ये मांगे हमारी सरकार के सामने रखी, तो हमारे मुख्यमंत्री बड़े ही संवेदनशील हैं। उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से जो स्थितियां हैं वो बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में रखी और हमसे भी ये अपील की कि भाई वो तो केंद्र सरकार को जगाने का दिन रात प्रयास कर ही रहे हैं। और उन्होंने ये अपील राजस्थान के 8 करोड़ जनता से की, राजस्थान के युवाओं से, छात्रों से की। आप भी केंद्र सरकार को जगाने का लगातार प्रयास कीजिए। अगर केंद्र सरकार जागेगी तो राजस्थान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार बंद होगा। राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह किया? 25 सीटें लोकसभा में मोदी जी को जिता के राजस्थान की जनता ने दी, उसका इनाम मोदी जी ये दे रहे हैं कि राजस्थान की जनता के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है राखी जी, बहुत संक्षेप में, फिर उपेन के पास जाऊंगा मैं। देखिए आसिफ जी, जिस बेसिस पे अभिषेक जी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा नीट जेई के लिए 90% लोग नहीं आए। मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा सेंटर था जहां पे 90% लोगों बच्चे नहीं पहुंच पाए? ऐसा कोई सेंटर नहीं है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ। जहां तक जीएसटी का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, वहां से ऑप्शन लेके कर ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं है, इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है कि अपने कर्मचारियों को पैसा दे सके। तो ये स्थिति मुझे लगता है आगे चल के और खराब होने वाली है, क्योंकि पिछले 1.25 साल में सरकार को अपने आप को बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैडम, सांसदों के भी सैलरी में 30% कटौती हुई है। सैलरीज की कटौती हुई है तो पैसा नहीं है देने के लिए एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो वो तो क्या कोरोना मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि इनके पास पैसा नहीं है कर्मचारी को दे। चाहे आप नगर निगम देख लें, चाहे सेक्रेटरीट में कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, वहां पे कहीं पे भी पैसा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडस्ट्री को लाने के लिए अपन को कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ कोशिश करनी पड़ती है जिससे इंडस्ट्रीज अपने स्टेट में आए और उनको कुछ सुविधाएं दी जाए, लेकिन ऐसा कोई प्रयास यहाँ पर किया नहीं गया। मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के सामने जाने की जगह पे 1 महीने के लिए खुद को क्वारंटाइन फिर से उन्होंने कर लिया है। जो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे वाले जो फ्रंट में जाने वाले लोग हैं वो क्या सोचते होंगे कि हमारे मुखिया सामने आने से डर रहे हैं और हमें आगे भेज करके इस काम को कर रहे हैं। तो गलत है ये चीज। सामने आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जिस जनता ने इनको भेजा है उससे संवाद लगातार मुख्यमंत्री का चालू रहना चाहिए। और संवाद हुआ मुख्यमंत्री का आपके साथ में? आसिफ जी, एक मैं बात बताना चाहूंगा, ये सत्यता है, मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में 2 साल भर के लिए भर्तियों पे प्रतिबंध लगा दिया। हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग भी किया और 25 से 30 हजार लोगों को कोरोना काल में ज्वाइनिंग देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री को। ज्वाइनिंग दी है, मैडम ज्वाइनिंग दी है। एलडीसी 2018 सेकंड ग्रेड के 9322, 12000 एलडीसी के, 323 आरपीसी एलडीसी के। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक 1200 पद है और खर्च प्रयोगशाला 1896। मुझे आंकड़े याद है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं, उन्होंने किया। लेकिन मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से भी कि जो बाहरी राज्यों कोटा समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि यहां भर्ती आएंगी, चाहे रीट की आई, चाहे कंप्यूटर शिक्षा भर्ती, तो बाहरी राज्य वाले आएंगे तो वो कोटा समाप्त करें। आपने निर्देश दिए थे, लेकिन वो आदेश जारी नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आपसे, आप संवेदनशील हो। आज मीटिंग रखे थे, मित्तल साहब ने एक बात कही थी कि जो भर्तियों का परिणाम रुका है, हमने लगातार ज्ञापन दिए थे। आज मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, बड़ी आशाएं थी, लाखों लोग इंतजार करते। मुख्यमंत्री जी आज अधिकारियों की मीटिंग लेकर इसका निस्तारण हो, लेकिन वो स्थगित हो गई। लेकिन एक सवाल और मैं कहना चाहता, आसिफ जी ने बताया था 927 जो रिट की 2016 रिट की बताई थी, उसमें 56 पद भरे गए थे। इसके अलावा उर्मिला कुमारी वाला
केस अंग्रेजी का, उसमें 826 इसका संस्कृत विभाग की जो भर्ती है, ये तमाम भर्तियों में अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। वो जानबूझकर भर्तियों को उलझाते हैं और वो सरकार को गुमराह करते हैं। देखिए, पदों पर सुनो उपेन, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। उपेन, देखिए राखी जी, अभिषेक जी, मैं आप दोनों से ही ये बात कहना चाहूंगा कि कोविड-19 काल आया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक नुकसान ना केवल देश को, राज्य को, पूरी दुनिया को हुआ, बेरोजगारी भी इसके अंदर हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्र जो है वो राज्य को कह रही है कि राज्य जो है वो सौतेला व्यवहार करता है, राज्य ये कह रहा है कि केंद्र सौतेला व्यवहार करता है, और इन दोनों की इस कूटनीति के अंदर, इस आरोप प्रत्यारोप के अंदर नौजवान, जो आम नौजवान है, जो बेरोजगार है, उसका नुकसान हो रहा है। अब राज्य भी अपने दायित्व पूरा करे, केंद्र भी अपने दायित्व पूरा करे, फायदा तो जो है बेरोजगार नौजवानों को ही मिलेगा। राखी जी, निश्चित तौर पे देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा तो सभी को फायदा होगा, ना सिर्फ बेरोजगार को, पूरे स्टेट को इससे फायदा होगा। और जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल क्रंच है, सभी जगह क्रंच है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो जीएसटी के जो 2 ऑप्शंस दिए, मैं बताना चाहूंगी कि 15 स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसको कि एक्सेप्ट नहीं करना। वो पैसा आएगा तो काम होगा। और मैं दावे के साथ ये कहती हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जब कोरोना का प्रॉब्लम आया तो सेंटर ने यूनिफॉर्मली सब जगह पैसा दिया। यहां तक कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अब तक जितना भी पैसा खर्च किया है कोविड के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा है, ठीक है, तो कहीं सौतेला व्यवहार नहीं हुआ है। अभिषेक जी, अभी भी राखी जी का कहना है कि जीएसटी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप जीएसटी समझ गए होते तो रोजगार का गणित भी आपकी समझ में आ गया होता। बहुत संक्षेप में, रोजगार का बड़ा ही एक सिंपल सा गणित है। केंद्र सरकार जब से कोरोना शुरू हुआ है और जब से देश की जीडीपी और बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, बार बार ये ठीकरा केंद्र सरकार कोरोना के ऊपर फोड़ने का प्रयास कर रहा है कि कोरोना की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, जीडीपी गिर रही है। जबकि सच्चाई तो यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी है, सबसे ज्यादा मैन पावर, वर्किंग मैन पावर इस देश में है, जिसका केंद्र सरकार सदुपयोग ही नहीं कर पा रही। ठीक है अभिषेक, 18 साल से 50 साल की उम्र के सबसे ज्यादा लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार ने देश की जीडीपी में 0 कर दिया। मित्तल साहब 10 सेकंड, क्योंकि समय की कमी है। मित्तल साहब, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? क्योंकि केंद्र जो है वो, राखी जी, राजस्थान राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, और जो राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं वो केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। इस मर्ज की दवा क्या है? बहुत 10 सेकंड। हाँ आसिफ भाई, आपने बिल्कुल अभी सही कहा कि केंद्र और राज्य में जब समन्वय होगा रोजगार को लेकर, तभी ये इस समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि मौजूदा समय में केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल का अभाव है। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। केंद्र और अगर राज्य का समन्वय आपस में बैठता तो निसंदेह इस कोऑर्डिनेशन से बेरोजगार नौजवानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। आप सभी मेहमान इस डिबेट में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।